नेक्स्ट टॉपिक इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली न्यूज में क्यों है? शंघाई सहयोग संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक, तो जुलाई 2023 में एससीओ का समिट अभी हाल में हुआ है। इसके बाद है शंघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। तो इसका सदस्य कौन नहीं है? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, सदस्य कौन कौन है? तो अभी ईरान इसमें नया सदस्य बन गया है। इसके अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसमें 3 पर्यवेक्षक देश हैं और 6 डायलॉग पार्टनर हैं। ठीक है, संरचना इसकी क्या है? तो इसकी संरचना में जो सबसे सर्वोच्च संस्था है इसकी, वह है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट या फिर राष्ट्राध्यक्षों की सभा। तो यह सबसे बड़ी संस्था है। दूसरे नंबर पर दूसरी सर्वोच्च संस्था इसमें कौन है? सरकार के प्रमुख की परिषद, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। 2 स्थायी निकाय इसमें है, जो कि चीन में स्थित सचिवालय इसमें है, और इसके बाद ताशकंद में स्थित RATS। तो सबसे पहले एक सर्वोच्च संस्था होगी, दूसरे नंबर पे सर्वोच्च संस्था है, और इसके बाद है 2 स्थायी निकाय हैं, जिनमें से एक सचिवालय है और दूसरा RATS है। RATS क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना। दूसरा कौन सा है? सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करना। तीसरा क्या है? सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना। फोर्थ क्या है? आतंकवाद का मुकाबला करना। फिफ्थ क्या है? शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्रों में सहयोग करना। ठीक है, तो ऐसे 5 क्षेत्र हैं जहां पर हम एससीओ के जो लक्ष्य हैं और जहां पर अभी काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना। दूसरा है सीमा पर सैन्य मुद्दों का समाधान करना। तीसरा है सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी को साझा करना। फोर्थ है आतंकवाद का मुकाबला करना, और फिफ्थ है शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्रों में सहयोग करना। तो पहला है सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना। दूसरा है सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान। तो सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान, सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान, सैन्य क्षेत्र में सहयोग करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्रों में सहयोग करना। अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी प्रमुख बात है, तो हम इनको नहीं चेक करेंगे, बस ये ध्यान रख लेंगे कि हालिया जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता भारत ने की है, और यहाँ पर एक सिक्योर, तो यहाँ पर थीम क्या थी? सिक्योर एससीओ। तो सिक्योर एससीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन रीजन, यूनिटी, रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसके बाद है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो यही हमारी एससीओ के लिए रणनीति है, और यही हमने यहाँ पर थीम बनाकर पेश किया था। सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन रीजन, यूनिटी, रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ध्यातव्य है कि 2018 में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योर को पद को प्रस्तुत किया है। तो अभी हमने सिक्योर टर्म को हमने यहाँ पर थीम को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो भारत की एससीओ के मंच पर हमारी थीम क्या है या फिर हम कैसे काम कर रहे हैं? तो हम लोग सिक्योर, ठीक है, तो सिक्योर की थीम पर हम काम कर रहे हैं। और सिक्योर की मतलब क्या है? सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन रीजन, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, और ई फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इस सम्मेलन में ईरान को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में एससीओ RATS की प्रभावी गतिविधियों पर भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, भारत ने आतंकवाद का मुद्दा यहाँ पर उठाया था। इस बाद एससीओ का भारत के लिए महत्व क्या है? भारत के लिए भू राजनीतिक महत्व, बहुगुटवाद और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने का कारण इसका भू राजनीतिक महत्व है। तो सबसे पहले है मल्टी अलाइनमेंट और रणनीतिक
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए इस समूह का हमारे लिए भू राजनीतिक महत्व है, या फिर मल्टी अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने में मदद करता है। यह भारत को विश्व में वैकल्पिक आर्थिक संरचना का सदस्य बनने में मदद करेगा। तो जो वेस्टर्न कंट्री डोमिनेटेड वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, उनके अल्टरनेटिव के रूप में रूस, चाइना, इंडिया जैसे देश कुछ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंटी अरेंजमेंट एग्रीमेंट। तो इस तरीके से जो कार्य हो रहे हैं, यदि भारत इन देशों के साथ सहयोग करता है तो भारत को जो वैकल्पिक आर्थिक संरचना जो बन के आ रही है, या फिर वैकल्पिक वित्तीय क्षेत्र में जो वैकल्पिक या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन उभर के आ रहे हैं, भारत उनका सदस्य बनने में भारत को सहायता मिलेगी। इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगी। भारत क्षेत्र की सामूहिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर देता है। एससीओ के तत्वाधान में अफगानिस्तान के साथ क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखने के लिए 2005 में अफगानिस्तान कनेक्ट ग्रुप का गठन किया गया था। रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा और शांति पर जोर दिया जा रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, तो यह भारत और अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, एससीओ निम्नलिखित परियोजनाओं के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करता है। जैसे कि भारत की जो तापी पाइपलाइन परियोजना है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है यहाँ से। इसके अलावा है INST जो कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसको बढ़ावा मिल सकता है। एंड चाबहार परियोजना के लिए भी अब जब से ईरान शामिल हुआ तब से यह मंच और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया है। इसके बाद है क्षेत्रीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करना। भारत ने एससीओ के तहत सहयोग के लिए निम्नलिखित 5 स्तंभों पर फोकस किया है। तो क्षेत्रीय व्यापार बढ़ सकता है इससे, और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। खासकर जो हमारे सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशनशिप है उनको मजबूत करने में यह मंच काफी मदद कर सकता है। ठीक, तो सेंट्रल एशिया की जो 5 कंट्री है, ठीक है, और इस क्षेत्र में काम करने के लिए भारत ने कई सारे कदम भी उठाए हैं, जिनमें से 5 स्तंभ 5 फोकस एरिया को भारत ने नोटिफाई किया है, जिनमें एक है स्टार्टअप एंड इनोवेशन, डिजिटल इंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग पावर ऑफ यूथ। इसके बाद है ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसके बाद है कॉमन वुड हेरिटेज। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है काशी को एससीओ की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो एससीओ की प्रथम कल्चरल कैपिटल कौन सी है? तो यह है बनारस या फिर काशी। इसके बाद आतंकवाद को रोकने में मदद कर सकता है यह ग्रुप। तो जो इसकी RATS के तहत जो खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था है और जो संस्थागत सहयोग है वह भारत को आतंकवाद कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा मादक पदार्थों के व्यापार से निपटना, चूंकि भारत में सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री की आवत होती है, तो ऐसे में एससीओ देशों द्वारा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में से उत्पादित होने वाली अफीम और हेरोइन की 80% आपूर्ति को सामूहिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद है सामरिक खनिज संसाधन तक पहुंच। एससीओ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि यूरेनियम जो कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान से भारत को मिल सकता है, हाइड्रोकार्बन जैसे कि गैस, हाइड्रोकार्बन गैस तुर्कमेनिस्तान से भारत में आ सकती है, बाय तापी परियोजना। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सामरिक संसाधन तक पहुंच के मामले में भी या फिर ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी यह ग्रुप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है यह ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा हमारे जो बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उनके लिए, खासकर चाइना के लिए, चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। इसके अलावा काउंटर चाइना, तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी यह ग्रुप मदद कर सकता है। तो काउंटर चाइना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कनेक्टिविटी, कनेक्ट सेंट्रल इंडिया पॉलिसी, और इसके अलावा है एनर्जी सिक्योरिटी। अब देखते हैं एससीओ की समक्ष चुनौतियां क्या क्या है।
तो सदस्य देशों के बीच में द्विपक्षीय मुद्दे, किन किन के बीच में द्विपक्षीय लड़ाइयाँ चल रही हैं? तो भारत चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक, इन रूस और चाइना के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, और चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में भी कुछ डिस्प्यूट है, जिनको हालांकि सॉल्व किया जा रहा है, के बीच में आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं, जिससे विश्वास की कमी भी दिखती है। इस संगठन में चीन की अत्यधिक सक्रियता इसके शक्ति स्तंभ को असंतुलित करती है। तो सबसे पहले दूसरी इसकी समस्या क्या है? पहली समस्या तो होगी जो देशों की आपसी लड़ाइयाँ। सेकंड चीज इसमें क्या है? डोमिनेंस ऑफ चाइना। डोमिनेंस ऑफ चाइना भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं चाइना सेंट्रिक। तो चाइना सेंट्रिक स्ट्रक्चर, तो पूरे ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है, चाहे सदस्यों की संरचना हो या फिर उसके तहत जो गतिविधियां हैं, वो सब कैसे हैं? चाइना सेंट्रिक है। इसके अलावा पश्चिमी देशों का विरोध, तो इस ग्रुप की छवि कैसी है? एंटी वेस्ट है। तो यदि कोई एंटी वेस्ट ग्रुप के साथ भारत जुड़ेगा तो भारत को अपने पश्चिमी देशों के साथ जो संबंध है उनको बैलेंस करने में समस्या आएगी। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय हितों की समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाली परियोजनाएं कैसे उत्पन्न कर रही हैं? कुछ परियोजनाएं खतरा। तो इस संदर्भ में चीन की जो BRI पहल है, SCO के अधिकांश देश इसका समर्थन भी करते हैं, भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा पहुंचा सकती है। BRI पहल भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसके तहत जो CPEC प्रोजेक्ट है वह भारत की हिस्सा POK से होकर गुजरता है। इसके बाद है संरचनात्मक चुनौतियां। तो संरचनात्मक चुनौतियां कौन कौन सी है? SCO के चार्टर के अनुसार किसी द्विपक्षीय विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। SCO के चार्टर के अनुसार किसी भी द्विपक्षीय विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। SCO के चार्टर के अनुसार किसी भी द्विपक्षीय विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस कारण द्विपक्षीय स्तर पर विश्वास की बहाली नहीं हो सकती है, क्योंकि द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान भी यहाँ पर नहीं किया जा सकता है चार्टर की अकॉर्डिंग। इस बाद है चीन रूस संबंधों को मजबूत होना। SCO के माध्यम से जो चीन रूस और पाकिस्तान दूरी है उसको काफी तेजी से मजबूती मिली है। इस कारण चीन की आक्रामकता के प्रति भारत की संवेदनशीलता और बढ़ गई है, और भारत के पास अब बचने के लिए कोई जगह नहीं बची है। भारत कैसे बचे, कैसे चाइना को काउंटर करे, इस चीज का मुद्दा भी तेजी से खड़ा हो गया है। अब इस बताए आगे की राय क्या है? तो सबसे पहले विकास के लिए बहुपक्षपात मतलब मल्टी अलाइनमेंट का सहारा लेना। भारत को SCO की अध्यक्षता के दौरान सकारात्मक भूमिका अपनानी चाहिए। साथ ही इस मंच का उपयोग संपूर्ण यूरेशिया की बेहतरी के लिए करना चाहिए। दूसरा है सुविधा प्रदाता या फिर फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करना चाहिए। कैसे कर सकता है? भारत नियम आधारित विश्व की पतन को रोकने के लिए रूस और पश्चिम के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है। तीसरा है राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना। कैसे बढ़ावा दे सकता है? भारत अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए SCO के एजेंडे और प्रगतिशील कार्यक्रम को विकसित करने में अपने राजनयिक मतलब डिप्लोमेटिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसे रूस के माध्यम से कुछ दबाव बनवा के, कुछ सेंट्रल एशियाई देशों पर दबाव बनवा के, ठीक है, एजेंडे में सुधार किया जा सकता है। विदेशी नीति की स्वायत्ता को बनाए रखना। भारत को क्वाड, ब्रिक्स, सार्क, ASEAN जैसे ग्रुप को अलग अलग देखना चाहिए और उनके साथ अपना अलग अलग जो भी गतिविधियां हैं, जो भी गठबंधन है, जो चीजें चल रही हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको जारी रखना चाहिए। इसके बाद है रचनात्मक भूमिका कैसे निभा सकता है भारत? तो भारत को रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टिकोण का उपयोग करके SCO की असहमति के बजाय समझौतों का मंच बनाया जाना चाहिए। तो SCO जो अभी तक असहमति का मंच है, जैसे कि भारत चाइना असहमति दिखती है, भारत पाकिस्तान असहमति दिखती है, तो अब इसको धीरे धीरे एक समझौतों का मंच बनाना है।